हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हम लोग डीपली सारे टॉपिक्स को क्लियर कर रहे थे, जिसमें हमने चंद राजवंश को कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा गढ़वाल का पंवार या परमार वंश। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो पंवार और परमार वंश है, ये कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। अब आपको पहले पता होगा, जो गढ़वाल का क्षेत्र था ये पहले 52 गढ़ों में विभक्त हुआ करता था। ठीक है, जिनको 52 गढ़ कहा जाता था। ठीक है, 52 गढ़ होते थे छोटे छोटे, जहां पर अनेक राजाओं का शासन चल रहा होता था। अब देखिए, उस टाइम पे एक गढ़ हुआ करता था जिसका नाम था चांदपुर गढ़। ठीक है, कौन सा गढ़ हुआ करता था? चांदपुर गढ़ हुआ करता था। वहां पर जो राजा हुआ करता था जिसका नाम था भानु प्रताप। क्या नाम था? भानु प्रताप वहां का शासक हुआ करता था चांदपुर गढ़ का। ठीक है, भानु प्रताप, और इसी भानु प्रताप को सोनपाल भी बोला जाता है। ठीक है, भानु प्रताप या सोनपाल इसको बोला जाता था, जिसका शासन चल रहा होता है चांदपुर गढ़ पर। अब देखिए, जो पंवार वंश है इसका संस्थापक माना जाता है कनकपाल को। किसको माना जाता है? कनकपाल को माना जाता है। ठीक है, अब पंवार वंश के जानकारी के स्रोत के बारे में हम लोग बात करें तो उस टाइम पे जानकारी के स्रोत मुख्य रूप से अभिलेख ही हुआ करते थे। प्राचीन समय में, मध्यकालीन समय में अभिलेखों से ही हमें पता चलता है। उसके बाद में क्या आया? साहित्य आया, फिर बाद में वंशावली आई। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चलता है। आप साहित्य में बात करें तो एक मानोदय काव्य है भरत कवि की। ठीक है, कवि भरत की एक रचना है मानोदय काव्य। ठीक है, मानोदय काव्य जो रचना है, इससे हमें परमार वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब जो ये भरत कवि हुआ करते थे, कवि भरत, ये मानसा के दरबारी थे। जो परमार वंश का शासक था मानसा, इसके दरबारी हुआ करते थे, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखिए, काफ़ी सारी रचनाएं हैं, जैसे सभासार है जो सुदर्शन शाह ने लिखी थी, रामायण प्रदीप है जो मिधाकर शर्मा ने लिखी थी, गढ़ राजवंश है जो मौलाराम ने लिखी थी। तो इनसे हमको परमार वंश के बारे में पता चलता है, उनके शासकों के बारे में पता चलता है। अब देखिए, उस टाइम पे कुछ मुस्लिम साहित्य से भी हमको जानकारी मिलती है, जैसे जहांगीर नामा है, शाहजहां नामा है, तारीख बदायूनी है। इससे भी हमको गढ़वाल के परमार राजवंश से के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, इसके वंशावलियों के बारे में बात करें तो वंशावली के अनुसार जो भौनापाल था, भौनापाल को मौलाराम क्या मानते हैं? भौनापाल को संस्थापक मानते हैं। लेकिन जो कनकपाल था, कनकपाल को संस्थापक माना गया है परमार वंश का। लेकिन जो मौलाराम है, मौलाराम के अनुसार भौनापाल को माना गया है। लेकिन एटकिंसन के अनुसार, जो अल्मोड़ा से प्राप्त इसके ताम्रपत्र है, तो इसके अनुसार कनकपाल को संस्थापक माना गया है। ठीक है, जो अल्मोड़ा से ताम्रपत्र प्राप्त हुए उसके अनुसार जो एटकिंसन इतिहासकार थे, इन्होंने बोला कि संस्थापक कौन है? कनकपाल है। ठीक है, अब एक हाईविक है, बेकेट है, विलियमसन, इन लोगों के अनुसार कौन है? भोगदत्त है। लेकिन एटकिंसन और हरिकृष्ण रतोड़ी जी क्या कहते हैं? कनकपाल को इसका संस्थापक कहते हैं। तो हर इंसान का अलग अलग मत है, इसमें मतभेद है। और एक मतभेद और है कि अजयपाल को भी कुछ इतिहासकारों ने अजयपाल को भी यहाँ का शासक माना है। लेकिन अजयपाल जो शासक था, ये 37वें, जो वंशावली है, वंशावली के अनुसार ये 37वें क्रम का शासक था। अब देखिए, पहला शासक और 37वें शासक में तो काफ़ी वर्षों का गैप हो गया ना, 300-400 वर्षों का गैप हो गया। इससे भी ज़्यादा वर्षों का गैप होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें मतभेद है, लेकिन कनकपाल को ही माना गया है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से भी कनकपाल को माना गया है। अब देखिए, जो जगतपाल है, जगतपाल 34वां शासक हुआ करता था, जिसका देवप्रयाग से ताम्रपत्र अभिलेख या फिर दानपात्र मिला है। तो इससे पता चलता है ये 34वां शासक था। तो अजयपाल तो 37वां है, अजयपाल से पहले तो कौन है? जगतपाल है। तो ये तो हो नहीं सकता। अब एक और शासक है लखनदेव। लखनदेव 28वां शासक है, जिसका भी ताम्र अभिलेख मिला है, जिससे जानकारी मिली है। और एक शासक है अनंतपाल, ये 29वें शासक थे, धारशिला अभिलेख इनका मिला है। तो इससे भी पता चलता है कि कनकपाल क्या था? परमार वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जानकारियां मिलती हैं। अब इन सभी शासकों के अभिलेखों से सिद्ध हो जाता है कि कनकपाल क्या है? प्रथम शासक हैं, जिन्होंने क्या करी है? परमार वंश की स्थापना करी है। अब देखिए, जानकारी स्रोतों के बारे में हम लोग बात करें तो पंवार वंश की जानकारी मिलती है गढ़ राजवंश, सभासार, चंदवंश, यहाँ मानोदय काव्य से भी मिलती है। ठीक है, चंदवंश मानोदय काव्य, और पंवार वंश का भी मिलता है मानोदय काव्य। रामायण प्रदीप है, बाड़ाहाट प्रशस्ति लेख है। तो चंदवंश और पंवार वंश का जो हमें जानकारी मिलती है, इन्हीं से मिलती है। ठीक है, अब हम लोग सीधे बात करते हैं कनकपाल के बारे में। अब देखिए, कनकपाल होता कौन है, कहाँ से आता है, कैसे ये स्थापना करता है? तो देखिए, मैंने एक बोला था, जो उस टाइम पे 52 गढ़ होते थे, 52 गढ़ों में से एक गढ़ होता था चांदपुर गढ़। ठीक है, कौन सा गढ़
गढ़ था, चांदपुर गढ़ था, उस टाइम पे वहाँ का जो शासक हुआ करता था कौन था? भानु प्रताप, यानी इसको सोनपाल भी बोला जाता था। भानु प्रताप या सोनपाल चांदपुर गढ़ का उस टाइम पे राजा हुआ करता था। अब देखिए जो भानु प्रताप होता है वो अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है? कनकपाल से कर देता है। अब पहले हम बात करेंगे कनकपाल की। तो कनकपाल होता कौन है? तो एक धार नगरी, गुजरात में एक धार नगरी हुआ करती थी, तो वहां से ये तीर्थ यात्रा के लिए चांदपुरगढ़ आया होता है। ठीक है, कौन? कनकपाल। ठीक है, कनकपाल कहाँ से आया होता है? धार नगरी गुजरात से तीर्थ यात्रा पर चांदपुरगढ़ आया होता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये गुर्जर देश से आया होता है। ठीक है, गुर्जर देश से आया होता है। अब देखिए जो मालवा का कुछ भाग होता था ये गुर्जर देश में पड़ता था, तो मालवा से या गुर्जर देश से आया हुआ इसको माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। ठीक है, जो एटकिंसन और हरिकृष्ण रतोड़ी हैं ये मानते हैं कि ये धार नगरी गुजरात से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था? धार नगरी गुजरात से आया था। ऐसा कौन मानते हैं? एटकिंसन और हरिकृष्ण रतोड़ी मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं गुर्जर देश यानी मालवा से आया हुआ मानते हैं। तो ये तीर्थ यात्रा के लिए, चलो जहाँ से भी आया, लेकिन तीर्थ यात्रा के लिए ये चांदपुरगढ़ आया और चांदपुरगढ़ के राजा भानु प्रताप या सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया और वहीं पर इसने क्या करी? चांदपुरगढ़ में ही इसने पवार वंश की स्थापना करी थी। तो इस तरीके से पवार वंश की स्थापना होती है चांदपुरगढ़ में। अब देखिए कुछ जैसे गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक है पातीराम की, तो इसके अनुसार कनकपाल मालवा से आया हुआ था। ठीक है, कहाँ से आया हुआ था? मालवा से आया हुआ था। मालवा का कुछ भाग कहाँ पड़ता है? गुर्जर देश से। तो गुर्जर देश बोलो या मालवा बोलो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है? डॉक्टर पातीराम, जो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक है जो उसके लेखक हैं। अब देखिए एक और पुस्तक है द ग्लोरी डैट वॉज गुर्जर। ठीक है, द ग्लोरी डैट वॉज गुर्जर जो लिखी है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी ने। ठीक है, तो इसके अनुसार भी मालवा व गुजरात का भाग जो था ये गुर्जर देश में बताया गया है। अब देखिए धार नगरी गुजरात और मालवा गुर्जर देश ये तीनों एक ही एरिया में पड़ते हैं। इन तीनों एक ही एरिया में पड़ते हैं। काफ़ी सारे इतिहासकारों के अनुसार ये सिद्ध हुआ है। ठीक है, अब देखिए गढ़वाल में पवाड़े क्या होते हैं? गढ़वाल में पवाड़े वीर गाथाओं को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सभासार नामक ग्रंथ थी जिसमें सुदर्शन शाह ने स्वयं को परमार वंश का बताया था। तो इस तरीके से हमने कनकपाल के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद जितने भी शासक आए उनके बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग सीधे जो 37वां शासक है, 37वें शासक यानी अजयपाल के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए पहले तो हम लोग बात करें जो कनकपाल था। कनकपाल का जो शासनकाल माना जाता है 688 ईस्वी। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं इसको 888 ईस्वी। अजय राउत पढ़ेंगे तो उसमें अलग होगा, बीएसए की पढ़ते हैं या फिर परीक्षावाणी पढ़ते हैं उसमें अलग होगा। तो इसको 688 ईस्वी या फिर 888 ईस्वी माना गया है। अगर हम लोग मान लें 888 ईस्वी भी होता है तो जो अजयपाल थे गद्दी पर कब बैठते? 1490, यानी लगभग यहाँ पर 600 सालों का अंतर आ रहा है। ठीक है, 600 सालों का अंतर आ रहा है, तो अजयपाल तो हो नहीं सकते हैं संस्थापक। ठीक है, तो देखिए अजयपाल जो होता है 37वां शासक जो 1490 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और अजयपाल को क्या बोला जाता है? गढ़वाल का अशोक भी बोला जाता है। ठीक है, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का नेपोलियन, इतनी सारी उपाधियां मिली होती है किसको? अजयपाल को। क्योंकि अजयपाल क्या होता है? एक महान शासक हुआ करता था। ठीक है, अजयपाल क्या हुआ करता था? महान शासक हुआ करता था। गढ़वाल में जितने भी 52 गढ़ थे, ठीक है, 52 गढ़ों को इसने जीता था, इसलिए इसको 52 गढ़ों का विजेता भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? 52 गढ़ों का विजेता बोला जाता था, क्योंकि इसने गढ़वाल में, मैंने स्टार्टिंग में बताया 52 गढ़ थे जिनमें एक चांदपुर गढ़ था भानु प्रताप का, तो वैसे अन्य 51 गढ़ और थे, यानी 52 गढ़ टोटल जो थे, इसने 52 गढ़ों को जीता था, इसलिए इसको 52 गढ़ों का विजेता बोला जाता था, क्योंकि ये क्या था? महान राजा हुआ करता था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी को क्या कर दिया? चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ अपनी राजधानी कब करी? तो ये करी थी 1512 ईस्वी में। बाद में देवलगढ़ से श्रीनगर ले जाते हैं 1517 ईस्वी में। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। अब देखिए इसको याद करने की एक ट्रिक है। आपको ये कैसे याद करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसकी जो ट्रिक है वो है CDS। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस होता है जो CDS, आप लोग याद करना। C से आपको क्या याद करना है? चांदपुरगढ़। D से आपको याद करना है देवलगढ़। S से आपको याद करना है श्रीनगर। ठीक है, तो CDS यानी क्रमानुसार। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी?
सी मतलब चांदपुरगढ़ थी, बाद में चांदपुर से कहाँ ले गया डी यानी देवलगढ़ ले गया, फिर बाद में देवलगढ़ से कहाँ ले गया एस यानी श्रीनगर ले गया। तो CDS आप लोग याद करो, इसकी जो राजधानियाँ थी वो आपको याद हो जाएंगी CDS। ठीक है, चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, देवलगढ़ से श्रीनगर। कब ले गया? 1512 में ले गया सी से डी, 1517 में ले गया डी से एस। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मानवदयी जो काव्य है कवि भरत की, तो मानवदयी काव्य में इसको युधिष्ठिर, कृष्ण, भीम, कुबेर, इंद्र इतनी सारी चीज़ों की उपाधि मिली है। इसको युधिष्ठिर भी बोला गया है, कृष्ण भी बोला गया है, भीम भी बोला गया है, कुबेर भी बोला गया है और इंद्र भी बोला गया है। देखिए अजय पाल के समय जो चंद शासक हुआ करते थे, कौन कौन हुआ करते थे? ठीक है, तो एक तो हुआ करते थे कीर्ति चंद। ठीक है, कीर्ति चंद ने क्या करा था? बार बार अजय पाल पर आक्रमण करता था। ठीक है, और कीर्ति चंद ने अजय पाल को हराया भी था बधानगढ़ के युद्ध में। ठीक है, जो बधानगढ़ का युद्ध होता है 1491 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1491 ईस्वी में होता है बधानगढ़ का युद्ध, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ चंद राजवंश में। तो 1491 ईस्वी में जो बधानगढ़ का युद्ध होता है उसमें जो कीर्ति चंद होते हैं चंद शासक, उसने अजय पाल को हराया था। ये बार बार कीर्ति चंद जो था बार बार अजय पाल पर आक्रमण करके इसको परेशान करता था। ठीक है, अब देखिए अजय पाल के अन्य नाम थे जिसको आदिनाथ, आदि गुरु भी बोला जाता था। ठीक है, और जो अजय पाल था ये गोरखनाथ पंथ यानी गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसके टाइम पर एक व्यक्ति हुआ करते थे कप्पू चौहान, जो क्या था? उप्पूगढ़ का सरदार हुआ करता था। ठीक है, जो कप्पू चौहान हुआ करते थे ये उप्पूगढ़ के सरदार हुआ करते थे। अब देखिए अजय पाल के साथ इसकी पवाड़ू में चर्चा है। पवाड़ू मतलब वीर गाथा। गढ़वाल में पवाड़े किसको बोला जाता है? वीर गाथाओं को बोला जाता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, वीर गाथाओं को पवाड़े बोला जाता है। तो पवाड़ू में इसकी चर्चा है अजय पाल के साथ कप्पू चौहान की। अब देखिए जो कप्पू चौहान था ये क्या कहता था खुद को? मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ। ठीक है, ऐसा कहता था। क्या कहता था? मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ। एक बार क्या होता है, अजय पाल ने इसको कहा, मतलब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है या फिर इन दोनों के बीच में कुछ होता है, तो युद्ध में अजय पाल ने इसको बोला था, वीर तुम जीत गए, मैं हार गया। क्योंकि कप्पू चौहान ने अजय पाल के सामने अपना सिर झुकाने से मना कर दिया था और सिर कटा दिया था। ठीक है, अजय पाल के साथ युद्ध होता है जिसमें कप्पू चौहान मतलब बोलता है, मतलब कप्पू चौहान को अजय पाल बोलता है कि मेरे सामने सिर झुकाओ, लेकिन वो सिर नहीं झुकाता। वो अपने मुंह में क्या करता है? बालू दबाता है। ठीक है, अपने मुंह में बालू दबाता है। जैसे ही अजय पाल उसका सिर अलग करता है वो उसके मुंह में थूक देता है। ठीक है, तो फिर भी उसने अपना सिर नहीं झुकाया। ठीक है, तो इतना महान सरदार हुआ करता था कप्पू चौहान, इसीलिए अजय पाल ने कहा था वीर तुम जीत गए, मैं हार गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अजय पाल के बारे में हम लोग बात करें तो इसने देवलगढ़ में कुलपति जो राज राजेश्वरी थी इसका मंदिर और सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार किया था। क्या किया था इसने? देवलगढ़ में कुलदेवी हुआ करती थी जो इनकी राज राजेश्वरी मंदिर, इसका और सत्यनाथ भैरव गुफा का इसने क्या करा था? जीर्णोद्धार यानी इसका जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, देवलगढ़ की जो प्रसाद पहाड़ी थी यहाँ पर इसने एक राजप्रसाद बनाया था, मतलब इसने राजमहल बनाया था 1512 ईस्वी में। जब इसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित की तो उसी टाइम पर इसने जो वहाँ की प्रसाद पहाड़ी हुआ करती थी वहाँ पर इसने अपना राजप्रसाद बनाया था। अब देखिए 1517 ईस्वी में क्या होता है, इसने अपनी राजधानी को देवलगढ़ से श्रीनगर शिफ्ट कर दी, यानी श्रीनगर इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी और वहीं पर कालिका देवी मठ का निर्माण इसने कराया था। ठीक है, क्या कराया था? कालिका देवी मठ का निर्माण कराया था। अब देखिए सरोल्ला ब्राह्मणों को इसने नियुक्त करा था खाना बनाने के लिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। सरोल्ला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी थी? अजय पाल ने करी थी, जो क्या करते थे? सेना के लिए खाना बनाते थे। ठीक है, सरोल्ला ब्राह्मण। और इसके टाइम पर जो मापतौल का मानकीकरण होता था जिसमें मुख्य रूप से होता था धुली पाथा। ठीक है, धुली पाथा हुआ करता था, ये मापतौल का मानकीकरण हुआ करता था। जो धुली पाथा हुआ करता था ये बेसिकली 2 kg के अप्रॉक्स हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए अजय पाल की मृत्यु हो जाती है 1519 ईस्वी में। ठीक है, सांवरी ग्रंथ में इसको आदिनाथ कहा गया है। ठीक है, आदिनाथ आदि गुरु इसको कहा गया है, किसमें? सांवरी ग्रंथ में। ठीक है, अब इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी बनते हैं बेसिकली कल्याण शाह, फिर सुंदर पाल, फिर हंसदेव, फिर विजय पाल, इस तरीके से इसके क्या बनते हैं? उत्तराधिकारी बनते हैं। अब देखिए अजय पाल के बाद जो अगला शासक बनेगा कल्याण शाह, फिर
इस तरीके से। तो इन सारे शासकों के बाद जो अगला शासक बनेगा उसका नाम था सहजपाल। कौन सा था? सहजपाल। ठीक है, ये सहजपाल जो होता है ये 42वां शासक होता है। अजयपाल था 37वां शासक, ये होता है 42वां शासक। ठीक है, ये 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, ये हो गए। ठीक है, 4 शासक। फिर इसके बाद जो 42वां शासक बनेगा वो बनेगा हमारा सहजपाल। सहजपाल अजयपाल का ही पुत्र हुआ करता था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, अगले सेशन में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो होप करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।